नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। अमूमन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विरोधी हैं उनका ये कहना होता है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में होती है तो उनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं होता, और जब सत्ता से विमुख हो जाते हैं तो फिर वो पाकिस्तान से भी प्रेम जाग जाता है, चाइना से भी प्रेम जाग जाता है। लेकिन इस बार करण थापर के साथ इंटरव्यू के दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि केंद्र सरकार भारत को सांप्रदायिक बना रही है, और यह भी कहा कि कश्मीर की स्थिति ज्वालामुखी की तरह विस्फोटक है, कभी भी विस्फोट हो सकता है। इस पर चर्चा करेंगे। कपिल सिंह जो क्षमा कीजिए कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, कपिल जी आपका स्वागत है। रमेश अरोड़ा जी सीनियर लीडर है बीजेपी के और फॉर्मर एमएलसी भी है, रमेश जी आपका भी स्वागत है। और सुरेंद्र सिंह बंटी पेशे से एडवोकेट भी है और सीनियर लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस से। आप इसे जानना चाहेंगे बंटी जी, क्या आपको लगता है कि वाकई में केंद्र सरकार देश को सांप्रदायिक रंग दे रही है? देखिए विनोद जी, पिछले 6-7 साल से जब से भाजपा सरकार केंद्र में है, 2014 से लेकर 20 तक और 19 तक, और फिर दूसरा जो NDA 2 जो है जी, देश के अंदर एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों ऐसे एपिसोड हो चुके हैं, सैकड़ों ऐसी जो है वो काम हो चुके हैं, जिससे साफ लगता है कि जो एक कम्युनल एटमॉस्फेयर हो वो भाजपा को बिल्कुल सूट करता है जी। मैं ज़्यादा पिछली बात ना करूं तो कल जो धर्म संसद हरिद्वार में हुई जी, वो सब लोगों ने टीवी पर देखी, नेशनल मीडिया पर आपने देखी। बिल्कुल। उस धर्म संसद में धर्म के नाम पर जिस तरीके की बयानबाजी, जिस तरीके के भड़काऊ बयानबाजी जो की गई तथाकथित धर्माचार्यों द्वारा जी, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर ऐसा ही भाषण या ऐसे ही बयानबाजी किसी और पार्टी के या किसी और व्यक्ति द्वारा की जाती तो अभी तक उन पे UAPA लग चुका होता और अभी तक सख्त से सख्त कार्रवाई हो चुकी होती, और पूरा मीडिया भी जो है वो मीडिया का ज़्यादातर जो गोदी मीडिया है वो इस वक्त बवाल मचा चुका होता। लेकिन ऐसी हज़ारों सैकड़ों उदाहरण ऐसे हैं कि जहां आपको भी लगता होगा, आपकी मजबूरी आपने कह नहीं सकते, आपको भी लगता होगा कि किसी हद तक भारतीय जनता पार्टी को कम्युनल एटमॉस्फेयर सूट करता है। नहीं, बट अगर वो शुरुआत ना भी करें, हमारी उसको नजरअंदाज नहीं। लेकिन आप भी इस सरकार का हिस्सा रह चुके हैं, बीजेपी के साथ आपने मिलकर के सरकार। देखिए, मैंने एक बात, ये बात पहले भी कई बार आपसे क्लियर की है कि हम जब NDA का हिस्सा बने थे, दैट NDA वाज लेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी साहब, नॉट लेड बाय नरेंद्र मोदी जी। क्योंकि इतिहास जो है हर एक व्यक्ति का और हर एक ऑर्गेनाइजेशन का वो पास्ट का हिस्सा तो बनता है, लेकिन भुलाया नहीं जा सकता। तो इस बात में कोई मुझे कहने में गुरेज नहीं है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो वो दबे लफ्ज में कहे या अंदर से स्वीकार करे, लेकिन ये बात सच है कि कम्युनल एटमॉस्फेयर जो है, कम्युनल जो एक माहौल जो है वो बीजेपी को सूट करता है। इसीलिए इस चीज को वो कभी इसका ताव नीचे नहीं आने देते, इस हीट को हमेशा आप रखने की कोशिश करते हैं। अरोड़ा साहब, क्या ये सदाकत है, सच्चाई है कि आप इस हीट को गर्मी रखना चाहते हैं, सांप्रदायिक रंगत देना चाहते हैं? इस रंगत से आपको पोलराइजेशन का लाभ मिलता है, वोट बैंक की राजनीति होती है? देखिए फारूक साहब को भी मैंने उनका इंटरव्यू सुना है और बंटी साहब उसको इंडोर्स कर रहे हैं। हमें अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेंड बन गया है, हम लोग हमारे साथी नेता जहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है आंखें बंद करके इंडोर्स करते हैं, ये भी गलत है। फारूक ने जितना वर्नेबल जितनी बातें उसमें कही हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि भाई अपना इकट्ठा होना, उन्होंने कहा है जो गुपकार अलायंस जिसे कहते हैं वो भी अंडर कंपल्शन है। उन्होंने कहा है कि देश की पूरी सियासत को ये कहा है कि पूरे देश को कम्युनल लाइन के ऊपर झोंक दिया गया है। उनका कम्युनल लाइन की डेफिनेशन क्या कह रहे हैं? हिंदू को उकसा रहा है उनकी भाषा में, सिख को उकसा रहा है, वो क्रिश्चियन को उकसा रहे हैं, वो शेड्यूल कास्ट को उकसा रही हैं। उनको शायद हिंदू का डेफिनेशन ही आज तक नहीं पता। देखिए, हिंदू कम्युनल कभी हो ही नहीं सकता। उसका कारण ये है जो हिंदू शब्द को समझेगा, हिंदू की बात नहीं हो रही सर, सर हिंदू की बात नहीं हो रही, भाजपा की बात हो रही है। आप सब हिंदू को भाजपा नहीं हो सकते, सारे हिंदू भाजपा नहीं है सर। बात करने मैं करेक्ट कर दूं आपको, मैंने हिंदू शब्द या तो आप मैंने हिंदू शब्द कहा ही नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। चलिए मैं दूसरी बात करता हूं। चलिए, जब तो जिस समय ये बात मैं आपकी नोट करता हूं, मुस्लिम पोलराइजेशन वोट उनको सूट करती है, जहां उनको वोट बैंक को डिवाइड करके छोटे छोटे फिरकों में डिवाइड करके जहां उनको उकसा के उनको लगता है सूटेबल है, वहां कम्युनल हो सकता है। लेकिन इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री
मुझे ये इतना कहना है कि जैसे इन्होंने तो बहुत बड़ी बात कह दी धर्म संसद के, एक शब्द उसका बताए ना कि कौन सी बात उन्होंने कही कि किसी कम्युनिटी के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ, किसी पंथ के खिलाफ देश की सियासत को करेगा। फारूक साहब ने तो यहां तक कह दिया कि कश्मीर जो है वो ब्लास्ट होगा, और कश्मीर में जो मिलिटेंसी है, हम लोग कहते हैं कि कम मिलिटेंसी कम हुई है, तो उसके जवाब में वो ये बोल रहे हैं कि ये कम ही नहीं हुई, ये हथियार लेकर लोग खड़े हैं, इसलिए वो चुप है, नौजवान निकला नहीं। उकसा रहे हैं नौजवान को कि आपको हथियार लेके बाहर आना है। ये मिलिटेंसी की वो उकसा रहे हैं या मिलिटेंसी को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। जो चीफ मिनिस्टर जो खुद रहे हुए हैं, जो सेंटर में रहे हुए हैं, जब इस तरह की भाषा बोलेंगे, उकसाएंगे लोगों को कि भाई तैयार रहिए, क्योंकि सिर्फ ये जबरदस्ती रोके गए हैं, सेंटर ने जबरदस्ती रोका है, इसलिए ये इंप्रेशन देने के लिए। मेरा ये कहना है कि रमेश जी, नेट शेल में क्या आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार देश को कॉमनल बना रही है? ऐसा है कि देश के अंदर सवाल सिंपल सा था, घटना, एक इंसिडेंट तो बताएं। 370 को जो टेम्परेरी ट्रांजैक्टरी था वो तोड़ा गया, इसलिए हम लोग क्रिमिनल हो गए। आज तक इन्होंने ये आज कह रहे थे कि उनका स्टेटमेंट सुना मैंने, क्योंकि बात शुरू हुई थी फारूक अब्दुल्ला से जी। उन्होंने कहा कि 1983 के अंदर उस समय के प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा था कि जम्मू कश्मीर में शेड्यूल ट्राइब को हम लोग स्टेटस देंगे जी। और मुझे कहा था कि आप प्रपोजल मूव करिए। ये नहीं कि 1983 के बाद उनको मौका ही नहीं मिला प्रपोजल मूव करने का। जब भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, उसका जवाब नहीं है कि आज तक उस कम्युनिटीज को क्यों इग्नोर करते रहे। अब उसको ये जस्टिफाई करने के लिए नहीं आप लोग क्रिमिनल हैं, क्योंकि अगर क्रिमिनल होते तो हम शेड्यूल नहीं। ये भी अरोड़ा साहब, ये भी आरोप आपको लग रहा है कि आप मुसलमान को भी मुसलमान से लड़ा रहे हैं, पहाड़ी और एसटी के नाम पर, गुजर बकरवाल और पहाड़ी के नाम पर। ऐसा है, परेशानी उनको ये हो रही है कि उनको लगता है कि उनका वोट बैंक उनके हाथ से निकल गया। उनको लग रहा है कि आने वाले चुनाव में भी उनको सफलता मिलने के चांस कम हो रहे हैं, इसलिए वो परेशानी उनको अब मुस्लिम के बीच में दरार डाली जा रही है। फिर उन्होंने शिया का भी जिक्र किया, फिर सुन्नी का भी जिक्र किया, और यानी कि डिवाइड करने की कम्युनल लाइंस के ऊपर बात खुद कर रहे हैं और एलिगेशन सेंट्रल गवर्नमेंट पर लगा रहे हैं। वो भूल जाते हैं कि जो उनको सूट करता है वो भाषा बोलते हैं। चीन के बारे में जैसे बिल्कुल ठीक आपने कहा कि चीन के बारे में उनको सूट किया कि चीन की इंटरवेंशन चाहिए, तो चीन की इंटरवेंशन मांग ली। मुझे कहना है इस लाइन के ऊपर मोस्ट क्रिमिनल व्यक्ति आज के समय में है तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, और ही इज रिक्वायर्ड टू बी पुट बिहाइंड द बार आफ्टर लिसनिंग दिस इंटरव्यू। कपिल, मुझे लगता है कपिल, आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस के नजरिए में सरकार डिक्टेटरशिप कर रही है या फिर सांप्रदायिकता? सरकार दोनों चीजें कर रही है, डिक्टेटरशिप भी कर रही है और सांप्रदायिकता की बात मैं शुरू करूंगा जब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजिकली जब फॉर्मेशन हुई, तो आरएसएस जो है वो अपना मेंटर, अपना पॉलिटिकल, अपना आइडियोलॉजिकल गुरु जो है वो सावरकर को मानते हैं। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि सांप्रदायिकता जो है वो भारतीय जनता पार्टी का आधार है। और जम्मू कश्मीर धारा 370, हिंदू मुस्लिम, सांप्रदायिकता और पाकिस्तान, ये 4-5 शब्द अगर भारतीय जनता पार्टी की डिक्शनरी से निकाल दिए जाएं और भारतीय जनता पार्टी ये शब्द अपनी डिक्शनरी से निकाल दे, तो मुझे लगता है कि कहीं भी कोई भी एजेंडा जो है कांग्रेस की डिक्शनरी से कौन से शब्द निकले जो 2 अंकों में आ गई? देखिए, इस देश में एक दौर आया और उस दौर में उन्माद में भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता को लाने में, बरगलाने में कामयाब रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो आधार आज भी अगर सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम शब्द अगर हटा दें, पाकिस्तान का नाम तो ये लेंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के नाम पे तो बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे, 56 इंच का सीना, चीन को लाल आंख दिखाने से रहे। ये अरुणाचल प्रदेश में चीन ने एक गांव बसा दिया और हमारे प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उसे स्वीकार करने के लिए जवाब दे दीजिए।
और बात पहले करें जवाब पाकिस्तान जी। की, जो अब तक भारतीय जनता पार्टी का सबसे सॉफ्ट जी, टारगेट कपिल, था, कपिल जी, अभी उस आपको पाकिस्तान जवाब को देंगे जिस ना, तरह से अभी भारतीय आपको जनता जवाब देंगे। पार्टी बेचती रही, अरोड़ा साहब, उसके ऊपर भी आप आज ये जवाब बात दीजिए। करने को जी, तैयार नहीं चलिए, है। चलिए, और अरोड़ा बचा तो बचा सिर्फ हिंदू और मुस्लिम। चलिए मुझे लगता है कि बदकिस्मती है कांग्रेस की कल्चर की जी कि जिन्होंने अभी तक बीजेपी का एबीसी समझ नहीं आया और उसको बीजेपी की परिभाषा, अपनी सोच को बीजेपी की परिभाषा में सुनते हैं। आप समझा दीजिए। सावरकर की सोच है जी, ये लोग डेमोक्रेसी नहीं समझते, ये लोग सांप्रदायिक हैं जी। मुझे लगता है कि मोस्ट अनफॉर्चुनेट सूडो सेक्युलरिज्म चलाया तो कांग्रेस ने चलाया जी। आज सारा देश अगर भुगत रहा है तो इनका सूडो सेक्युलरिज्म के कारण आज लोग परेशानी में खड़े हैं। जिनको सांप्रदायिक की शब्द का डेफिनेशन नहीं पता चली, उन जिन्होंने जिस समय मुस्लिम वोट बैंक को उकसाने की बात कही तो उनको सांप्रदायिक नहीं लगा। जिस समय हरिजनों को छोटे मोटे प्रलोभन देकर उनको उकसाने की कोशिश की तो इनको सांप्रदायिक नहीं लगा। जिस समय छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करके कंट्री को देखते थे, वोट बैंक को बनाते थे, तो इनको सांप्रदायिक नहीं लगा। और जिस समय इन कलेक्टिव बात करने की देश को आगे ले जाने की बात करी, आज सारे देश के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर सम्मान से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है तो इनको सांप्रदायिक लगना शुरू हो गया। अनफॉर्चुनेटली सावरकर के बारे में एबीसी ये लोग नहीं जानते। आरएसएस का सावरकर से सीधा कभी कोई लिंक रहा ही नहीं, दूर का भी नजदीक का भी। और इनको ये आरएसएस को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सावरकर के साथ। चलिए बंटी जी, इनको बेसिकली मैं जब फंडामेंटली जब जिनको फंडामेंटल हेडगेवार का पता नहीं है, आरएसएस का पता नहीं है, वो उसके अपने विप जारी कर रहे हैं और हम दूसरों को संप्रदाय कह रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति को जो बंटी जी, अरोड़ा जी ने कहा, रमेश अरोड़ा जी ने कहा कि सबसे कॉमनल इस वक्त कोई व्यक्ति है तो वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है। क्या कहेंगे? देखिए, जब यूनाइटेड नेशंस में जाना था तब तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की याद है। बहुत बड़े सेक्युलर थे तब। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इंटरनेशनल पर्सनालिटी थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा मौके की राजनीति करती है। ये मौके पे चौका लगाने में माहिर है, इसलिए इनकी बातों को हम ध्यान नहीं देते। फारूक अब्दुल्ला को सर्टिफिकेट लेने की भारतीय जनता पार्टी से कोई जरूरत नहीं है। फारूक अब्दुल्ला का कद, उनकी क्रेडिबिलिटी दुनिया जानती है और लोग उसको मानते हैं। रही बात इस मुद्दे की, तो मैं एक बात बड़ी वाज़ेह करना चाहता हूँ कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये जो बयान जो दिया है, ये किस संदर्भ में दिया है। ये डिलिमिटेशन पे जो हुआ है, डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिकमेंडेशंस पे जो फेज़ 1 में अभी आए हैं, जो रुझान आ रहा है उस पर यही लग रहा है। पहली बात तो ये है कि वो बाहर कैसे आया। ऑफिशियली जो है अभी तक तो कुछ कमीशन की तरफ से कोई नहीं आया, ऑफिशियली तो कुछ नहीं आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वर्कर से लेकर टॉप ब्रास तक सबको पता था आने वाला क्या है। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो क्या है। क्योंकि यानी चाहे वो गवर्नर, अप्रत्यक्ष रूप से ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ही कमीशन बना था ये। देखिए, बात यह है कि फारूक साहब ने इस इंटरव्यू में बड़ी क्लियरली कैटेगोरिकली ये बात कही है कि जब वो कमीशन से मिलने गए उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चिट्ठी जा चुकी थी कि 370 के ऊपर जो आपने और 35 को हटा करके जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को काटा आपने 2 हिस्सों में, उसके खिलाफ जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा रोष लोगों में पाया जाता है। आप भारतीय जनता पार्टी जम्मू की बात करती, क्या जम्मू के लोगों को पूछा था ना यूटी बनाए या ना बनाए? उस संदर्भ में चिट्ठी जो है वो ऑलरेडी चली गई थी। और उन्होंने जब कमीशन से ये बात की कि हमने चिट्ठी लिखी है कि मामला हमने सुप्रीम कोर्ट में इसको पिटीशन हमने डाली है और इसको चैलेंज किया है, और पिटीशन जब सब जुडिस है तो ये सारी एक्सरसाइज फ्यूटाइल है, दिस इज इलीगल। लेकिन उन्होंने हैरानी जताई कि हमें इस चिट्ठी के बारे में कोई इल्म नहीं है। इसका मतलब यह है कि सरकार ने कमीशन से चिट्ठी जो गई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, उस चिट्ठी को छुपाया। उसके बाद आ गई बात रिकमेंडेशंस की। वो तो आपके सामने है कि आप गुज्जर और पहाड़ी के बीच में दरार डालना चाहते हैं। अगर आप कहते हैं कि कमीशन ये कहता है कि हमने जी कल इनके चीफ स्पोक्स पर्सन कह रहे थे जी जो पॉपुलेशन है इज नॉट द क्राइटेरिया। If population is not the criterion, then on what basis the commission was criteria है? वो कहते पॉपुलेशन क्राइटेरिया नहीं है, कहीं टेरेन है, कहीं फॉर जमीनों के हिसाब से कमीशन नहीं बनते। कमीशन जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से ही बनते हैं और पॉपुलेशन ही कंसिडरेशन में रखी जाती है कि किस एरिया में किस कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट ज्यादा है, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट कम है, ताकि नई कॉन्स्टिट्यूंसी या ड्राफ्ट को आप चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल, अगर ऑफिशियल वो तो फारूक साहब ने पहले ही कह दिया कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे क्योंकि मामला ऑलरेडी सब जुडिस है। ये सारी एक्सरसाइज इलीगल है और फिटाइल है।
और हमारे पास तो कोई और हथियार नहीं है। बात करते हैं जी वो उकसा रहे हैं, अगर उकसाना होता तो हम 370 का टाइम बंदूक उठाते ना, हम कोर्ट में क्यों जाते? हमें देश की जुडिशरी पे पूरा यकीन है, इसी लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, जनता के बीच भी लड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक सियासी जमात है, कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमारे पास कोई लठ वाले लोग नहीं है जो इतवार के दिन लठ चलाने के प्रशिक्षण लेते हैं। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम अपनी लड़ाई जनता के बीच में लेके जाएंगे या फिर कोर्ट में लेके जाएंगे, और देश की जुडिशरी पे हमें पूरा यकीन है। और हमें पूरा यकीन है कि ये जो है, ये जो नई एक्सरसाइज हुई है, जिस तरीके से जम्मू और कश्मीर को बांटने की, अगर आप कहते हैं जी जम्मू में हम एम्पावर कर रहे हैं, चलिए कपिल जी, आप एक मिनट, एक जी, दिनेश जी, भाई जी, मैं एक बात करना चाहता हूँ। जी। अगर रिकमेंडेशन डिलिमिटेशन के ऊपर जाया जाए, अगर पॉपुलेशन क्राइटेरिया नहीं है, तो क्या टेरेन सिर्फ जम्मू में ही है, कश्मीर में टेरेन नहीं है? अगर पॉपुलेशन क्राइटेरिया है तो 15 साल में जो पॉपुलेशन बढ़ी है, तो क्या सिर्फ जम्मू की बढ़ी, कश्मीर की नहीं बढ़ी? जम्मू हमारा अपना है तो कश्मीर क्या हमारा नहीं है? अगर हमें इंसाफ करना है तो फिर दोनों हितों के साथ करना है जी। आप तो नंबर गेम है, आप तो कम्युनल डिवाइड कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही है। आप जम्मू में एक ये संदेश देना चाहते हैं जम्मू के लोगों को कि देखिए हमने 6 सीटें जम्मू की बढ़ाई। जी, कपिल जी, उसको आपका आप- क्या, कांग्रेस का क्या रुख रहेगा डिलिमिटेशन कमीशन की ड्राफ्ट को लेकर के? कांग्रेस का क्या रुख रहेगा? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। डिलिमिटेशन कमीशन एक स्वायत्त संस्था है, चलिए संवैधानिक संस्था है। चलिए, आपने इस बात को भारतीय नोट किया कि जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने के इंटरफेयर नहीं भारतीय किया। जनता पार्टी के नेता भी आवाज में सुर मिला के ये जरूर बोलते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली कारकर्दगी देखते हैं डिलिमिटेशन कमीशन की, तो उसका जो ड्राफ्ट लीकेज है वो सारा भारतीय जनता पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यहां तक पता है कि कौन से ब्लॉक में तोड़फोड़ हो रही है, कहां सीटें बढ़ रही हैं। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कोई सीट नहीं बढ़ रही है, और अगर नहीं बढ़ रही है तो क्यों नहीं बढ़ रही है, ये तो हम सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ही सुनते आ रहे हैं। बुखारी और साहब ने कहा संदूकों में जा रही है लिस्टें, वो इन्हीं की और- टीम है ना, वो और संदूकों जम्मू में जा जो रही है। डिस्ट्रिक्ट है वो ओवर क्राउडेड है, ओवर पॉपुलेटेड भी है, और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जम्मू में ही कोई सीट नहीं बढ़ाने की बात ये लोग कर रहे हैं। हालांकि उसका ड्राफ्ट तो ऑफिशियली कांग्रेस के पास या कहीं पब्लिक में है नहीं, तो जब आएगा तो उसके ऊपर प्रतिक्रिया जरूर दी जाएगी। और अगर हम बात करें वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज की राइट की, तो कहां ये पीओके लेने वाले थे और वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज को वहीं पे उनको स्थापित करने वाले थे। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों का जिक्र करना आपको शोभा नहीं देता? आपने 70 सालों तक उनको लटकाए रखा था, यह मानवता का मुद्दा था। आपकी सरकारें केंद्र में भी रही, जेएनके में भी रही, तब आपको याद नहीं आई? कांग्रेस के ही मैनिफेस्टो में यह था कि वेस्ट पाकिस्तानी मैनिफेस्टो रिफ्यूजीज में को तो उनके राइट्स मिलने चाहिए, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट्स के अंदर कुछ कंपल्शंस रही और कुछ गलतियां भी हुई, और मैं ये मानता हूं, ये मैं स्वीकार भी करता हूं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी थी, वो उनका जो कहना था कि हम पीओके लेकर वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज को वहीं बसाएंगे, और आज दुर्भाग्य देखिए कि वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज को उनका हक नहीं दिया जा रहा, उन्हीं को पहाड़ी स्टेटस देने से इनकार कर रहे हैं ये लोग। और डिलिमिटेशन कमीशन की जिस तरह की दलीलें लीक हो रही हैं और जिस तरह से ये लागू कर रहे हैं, बड़ी विडंबना है। और डिलिमिटेशन कमीशन जो है सिर्फ पॉपुलेशन और एरिया वाइज दोनों को देखकर उसको लागू करना चाहिए। एक रंगत जरूर सांप्रदायिक तक की आ रही है, जिस तरीके से बंटी जी ने कहा, कपिल जी ने कहा, कहीं ना कहीं आपको जस्टिफाई करना चाहिए कि सेकुलर तरीके से ये सरकार चल रही है। देखिए, कहीं मुझे लगता है विनोद जी जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। कारण ये है, डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप के अंदर, कोर्ट के दायरा इख्तियार के अंदर हर चीज़ें पैरामीटर्स के अंदर चल रही हैं। और बिल्कुल एक बात उन्होंने तो ठीक कही कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो अपना काम कर रही है, लेकिन साथ में डिसएग्रीमेंट अपना इन्होंने शो करने की कोशिश की। और एक मेरा ये कहना है, इन्होंने ये पता नहीं कहाँ से फीडबैक ले रहे हैं। इन्होंने कहा कि पीओके के, बीजेपी ने कहा था पीओके के लोगों को, हम वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को पीओके को लेके बसाएंगे। मुझे आज तक एक नेता बता दें, मैं बीजेपी का बेसिक सारी उम्र हमने दे दी कि कब हमने बातें करते थे ना, हमने पीओके के वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज को राइट्स देंगे, वो हमने दे के दिखाया। उनके वोटिंग राइट देंगे, वो करके दिखा। कब हमने कहा कि पीओके जाके बसाएंगे?
जहां तक चलो पीओके आज मैं लेने इनसे की दो बात है, बातों से मैं इनसे सहमत हूँ। नहीं प्लीज, दो बातों से मैं सहमत हूँ। एक तो इन्होंने अपने आप को सावरकर से डिसोसिएट किया है, और दूसरा इन्होंने ये माना है कि ये पीओके में पीओके को लेने नहीं वाले हैं, ये पीओके में घुसने नहीं वाले हैं। मैंने सिर्फ क्लियर किया है। ठीक है, आपने दो बातें मान ली ना, अच्छी बात। रुकिए, आपने जिस ढंग से चीजों को रखा है, मेरा ये कहना है कि बंटी जी ने फारूक को शायद सुना नहीं ढंग से। इन्होंने कह दिया कि सरकार को, फारूक साहब ने कहा कि हमने लिख के भेजा था डिलिमिटेशन, ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट मसला पेंडिंग है, इसलिए पेंडिंग रखना चाहिए, और सरकार ने वो रेजोल्यूशन जो है जो वो दिया नहीं उनको, इलेक्शन कमीशन को, उसे हाइड किया। वो उन्होंने उनको नहीं, सरकार को नहीं दिया भाई मेरे। वो उन्होंने कहा है कि हमने इलेक्शन कमिश्नर को ही लिखा था, उनके इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस से उन तक नहीं पहुंचा, उन्हीं के डिपार्टमेंट से, उनको चीफ को पता ही नहीं था कि ऐसे इस प्रकार का हमारा ऑब्जेक्शन कोई आया हुआ है। दूसरी बात ये थी, मेरा ये कहना है कि इस समय दिक्कत ये हो रही है कि सारे देश में पूरा सेटअप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स के अंदर चल रहा है, और ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट जहाँ बाकी कोर्ट से कोई पैरालाइज हो गए हैं, वो सारे अपने अपने फंक्शन कर रहे हैं। उस सारे सेटअप के अंदर पहली बार इनको ये खतरा दिख रहा है कि इनकी मोनोपोली नहीं चलेगी। पहली बार इनके लूप होल जो थे, जब वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजीज को राइट नहीं मिले थे वो मिल गए, लेडीज को राइट नहीं मिलते थे, शादी बाहर से थे वो राइट उनको मिल गए, शेड्यूल ट्राइब के राइट्स नहीं उनको मिलते थे, गुजर बकरवाल, ये गद्दी सिप्पी, इन लोगों को पूरे राइट्स मिल गए। परेशानी इनको ये हो रही है कि जिनको इन्होंने इग्नोर करके रखा, मुसलमान के नाते भी इग्नोर किया, आज उनको राइट्स मिल रहे हैं, और वो भी भारतीय जनता पार्टी दे रही है। अब ये जो इनका स्लोगन जो है ये कहने का बार बार के ये कैमरल है, कैमरल है, कैमरल है, वो डिफीट होता है। अब वो डिफीट होता है, इसलिए उस डिफीट को कैसे ओवरकम करना है, तो यही कहो कि ये लोग कैमरल है। कल अल्ताफ बुखारी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे और उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसी खबरें आई हैं कि अंदर शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों एसोसिएट मेंबर्स ने बात मान ली थी कि कमीशन की जो रिकमेंडेशन है बिल्कुल सही और सटीक है, और बाहर आकर के हल्ला कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। देखिए, ये बुखारी साहब वही कहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को कहने के लिए बोलती है। बुखारी साहब की बात का कोई औचित्य नहीं है, उनको हम सीरियसली लेते ही नहीं है। वो इनकी बी टीम है, वो ये जाने वो जाने, मसला ये नहीं है। मसला ये है यहाँ पर कि अब ये कह रहे हैं कि कम्युनल दिखता है। कम्युनल दिखे क्यों ना, आप ये बताइए कि जम्मू के अंदर अगर आपने 6 सीटें बढ़ाई हैं, तो क्या आपने पीओजेके के रिफ्यूजीज की बात की थी, उनके बारे में आपने क्या सोचा? अगर जम्मू कश्मीर के अंदर सिख समुदाय इतना बड़ा समुदाय, उनके बारे में आपने क्या सोचा? कश्मीरी पंडित समुदाय इतना बड़ा, उनके बारे में आपने क्या सोचा? पहाड़ियों को और गुजरों को लड़ाने के बारे में जो आपको इल्जाम लग रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन पैरामीटर, आप एडवोकेट हैं, जो एडवोकेट हैं वो तो इतना समझते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसके जितनी पावर उनको पार्लियामेंट ने दी या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पास करवा के दिया, उस पैरामीटर से बाहर नहीं जा सकता। आप मानते हैं ना कि आप लोग के हाथ पहले बांध दिए? दूसरी बात, आप मानते हैं आपने उनके हाथ पहले बांध दिए? सारी बातें मान रहे हैं आपने हाथ पहले बांध दिए, तुम तो लीजिए, यही तो हम कह रहे हैं। तो लीजिए, इसलिए कहाँ ये पार्लियामेंट के अंदर कभी पास हुआ कि इन कम्युनिटीज के लिए, हमें हो सकता है हमारे मन में हो कश्मीर के कम्युनिटीज के लिए, सिख कम्युनिटी के, लेकिन जो पैरामीटर पास हो गए, क्या डिलिमिटेशन की पावर है कि उसके बाहर जा सकते हैं? अगर डिलिमिटेशन कमीशन के पास जाके जिसकी हम उल्टी डिमांड करेंगे या उसको कहेंगे आप इस दायरे को नहीं देख रहे, वो कैसे देखेगा? अगर उसने उसी एंगल से जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बड़ी क्लियर है, और उस क्लियर टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अंदर उन्होंने वर्कआउट किया है। देखिए, हम लोग जानते हैं उसमें एरिया भी आता है, उसमें पॉपुलेशन भी आती है, उसमें वहां का जो सारे 4 फैक्टर जो डिफरेंट काउंट होते हैं, वो सारे कंसिडर करने का, अब कहां क्या कंसिडर किया ये तो डिलिमिटेशन कमीशन वाले ही बता सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी के नाते उनको क्या कंसिडर किया। और इवन देन वो 4 पैरामीटर में किसको प्रेफरेंस देके उसने किस चीज को तय किया, दे आर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज। ये तो डिबेट हो सकता है हाई कोर्ट का, जब चैलेंज का आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का, उसमें डिबेट हो सकती है कौन कौन कंसिडर किया होगा नहीं किया होगा, लेकिन उन्होंने अपना काम बड़ा जस्टिफाइड ढंग से किया है। और पहली बार जम्मू को राइट्स मिले हैं, जम्मू को राइट्स जब तक नहीं मिलते थे, जम्मू इग्नोर होता था, तब ये खुश होते थे। और पहली बार जम्मू को राइट्स मिल रहे हैं, और वो भी हर कम्युनिटी को मिल रहे हैं, उसकी भी परेशानी हो रही है कि क्यों मिल रहे हैं। आपकी मंशा के ऊपर सवाल उठ रहा है जी, सवाल उनके ऊपर में किया गया है
डिलिमिटेशन कमीशन ने जो काम किया है, जो ड्राफ्ट बनाया है, कि जस्टिफाइड वे में बनाया है। खुद ही कह चुके हैं कि पार्लियामेंट ने जो उनको लाइन एंड लेंथ दी, डिलिमिटेशन कमीशन उसके मुताबिक काम कर तो रहा है। पार्लियामेंट किसको अच्छा रिप्रेजेंट करता है? होता पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है भाई। पॉपुलेशन सेंसेक्स करवाया जाता, उसके ऊपर डिलिमिटेशन कमीशन होता। अच्छा होता कि कांग्रेस को सीडो अगर ये सेक्युलर बात बोलने है से तो अच्छा 26 ये लोग अपने अपने कम्युनिस्ट बोले, ये लोग 26 का बैन इन्होंने कहा था 26 का नहीं होने देंगे, ताज तक नहीं बोले। मैं बोलूं, आज फ्रीज एक बोलना किया था, शुरू हो फ्रीज गए किया था। कि कंसेंट कराया जाता। अब मैं बोलूं? जब इतने साल बंद रखा तब नहीं बोले ये लोग। अच्छा होता कि कांग्रेस को सीडो सेक्युलर कहने से अच्छा होता कि आप अपनी कम्युनल लाइन एंड लेंथ और ब्रेड्थ को डिफाइन करते। आपके राज्य अध्यक्ष पीओके को लेने की एक बार नहीं कई बार वो बात कर चुके हैं, मुझे लगता है और आप अपने ही अध्यक्ष की बातों को, पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है 1994 वो तो दिया, वो तो दिया भाई, दिया। शामिल है। मैं कहा, और आज आप कह रहे हो अध्यक्ष का नाम लेकर कह रहे हो कि वो कहते मैं हैं यही आपके मुंह से सुनना चाहता था, मैं यही यही आपके मुंह से सुनना चाहता था कि कांग्रेस की ही सरकार थी, नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, और वहां पे पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन हुआ कि पीओके को लेके हम agree रहेंगे। करते लेकिन हैं। आपने अभी डिसएग्री किया, आपने अभी किया कि नहीं हम नहीं बोलते, आपने अभी डिसएग्री किया, हम नहीं बोलते। लेकिन एक बार मेरी बात पूरी नहीं, प्लीज पूरी। सेंसेक्स के आधार पे अगर ये करवाते तो अच्छा होता। कांग्रेस को सूडो सेक्युलर बोलने से अच्छा होता कि अपनी कम्युनलिज्म के ऊपर ये बात करते। साध्वी प्रज्ञा सिंह का बयान हो, साक्षी महाराज का बयान हो, इनके पर जो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और जब इन गुजरात के वो चीफ मिनिस्टर थे, उनके बयानात अगर आप तब से आज तक खंगालें तो पता चलेगा कि कम्युनल बयानात होते क्या हैं। कांग्रेस की तरफ से कोई कम्युनल बयान आज तक नहीं आया, और जब इनकी तरफ से कोई बयान आता है तो ये उसका खंडन भी नहीं करते हैं। बंटी जी से जानना चाहेंगे। बंटी जी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बड़े संजीदा सीजन्ड पॉलिटिशियन है, और उनका ये कहना कि वाकई में स्थिति विस्फोटक बनी हुई है कश्मीर में, ज्वालामुखी है, कभी भी फट सकता है। वाकई में ऐसी स्थिति है? देखिए, जिस तरीके से 370 को और 35 को हटाया गया, वो पूरे कश्मीर को जेल बना दिया गया। किसी की बात नहीं सुनी, बिना चर्चा के बिल पास कर दिया गया। ठीक है, एक रिजेंटमेंट तो है कश्मीर के अंदर जी, रिजेंटमेंट जम्मू के अंदर भी है। जम्मू के लोगों को ये लगा भारतीय जनता पार्टी 70 साल से जम्मू 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 करती है, जम्मू के हक की बात करती है, तो शायद जम्मू का कुछ भला करेगी। क्या जम्मू के लोगों को कभी कॉन्फिडेंस में लिया, या जम्मू के लोगों की आकांक्षाएं या उनकी अपेक्षाएं क्या है जम्मू सरकार से, कभी इसके ऊपर गौर किया? क्या जम्मू के लोगों से इन्होंने पूछा भाई आपको यूटी चाहिए? लद्दाख वाले तो यूटी की डिमांड थी तो उनको मिला। जम्मू के अगर इतने जम्मू के साथ इनको प्रेम था, इतना लग रहा था 70 साल ये हो गया, 70 साल से वो हो गया, 70 साल से, तो फिर जम्मू को अलग स्टेट बना देते। आप क्यों नहीं बनाया आपने? जम्मू में इस बात की तो चर्चा थी ना, क्लास सिटीजन बना दिया जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को। आपने एक स्टेट को 70 साल की स्टेट को तोड़ के डिमोट करके आपने यूटी में बना दिया। अब इन्होंने कहा पार्लियामेंट की बात में, एक मिनट, पार्लियामेंट की बात, इन्होंने कहा पार्लियामेंट की बात के पार्लियामेंट ने उनको, पार्लियामेंट ने तो उनके हाथ पहले से ही बांध दिए। जो फीडबैक पार्लियामेंट ने उनको दी होगी वो तो आपके मेंबर पार्लियामेंट ने यहाँ से भेजी होगी ना। तो आपके मेंबर पार्लियामेंट तो कहते हैं जम्मू में मेट्रो चालू हो गई है। बंटी, समय का अभाव है, आप हमारे कार्यक्रम का है। रमेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और कपिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।